पे किसी अननोन इंसान से मिलने से बात करने से उस इंसान को डर लगता है। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि DSM-4 में 5 एक्सिस हुआ करता था जिनमें हमारे सारे डिसऑर्डर्स को डिवाइड किया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पावर विद इन साइकोलॉजी। आई एम इतिश्री, आई एम योर मेंटर हियर। मैं प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ और गेट साइकोलॉजी का एंट्रेंस क्लियर किया हुआ है। तो जितना एंट्रेंस का मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मेरे हिसाब से हम लोग सारे थ्योरीज पढ़ लेते हैं, सारे किताब पढ़ लेते हैं, हमको पता भी है कौन से सोर्सेस हैं। जो एक चीज पे लगभग आई थिंक 60 to 80% बच्चे चूक जाते हैं, वो होता है क्वेश्चन प्रिपरेशन। हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना थोड़ा छोड़ देते हैं, टाइम के वजह से या फिर अवेयरनेस नहीं है कि उससे फायदा क्या होगा। जितना हम लोगों ने देखा है, जो बच्चे सीयूईटी पीजी टू 2025 एग्जाम्स अपीयर किए हैं, कुछ बच्चों ने टॉप भी किया है हमारे यहाँ से। तो हमको इतना पता चला है कि जिन्होंने टॉप किया है उनके पास एक एडवांटेज था कि उन लोगों ने क्वेश्चंस पहले प्रैक्टिस की हुई थी। तो उनके लिए वो जो एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस था ना, कि जो हमारे लिए बहुत ज्यादा ऐसे खतरनाक होती है कि ये नए क्वेश्चंस है, कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, उनके लिए वो थोड़ा इजी था क्योंकि उन्होंने वो प्रैक्टिसेस पहले ही किए हुए थे। तो उनको लगा कि ये क्वेश्चंस तो हमने किए ही हुए हैं, इसकी तरह के क्वेश्चंस, तो ये तो हम अटेम्प्ट ही कर लेंगे आराम से। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अबनॉर्मल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो हमने लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस में रिपीटेटिवली अपीयर होते हुए देखा है और जो हमने खुद से कुछ छांट के निकाले हैं कि ये क्वेश्चंस तो कराने ही है बच्चों को, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं अभी। जो पहला क्वेश्चन है वो है DSM-5 में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD को किस कैटेगरी में क्लासिफाई किया हुआ है। पहले चार ऑप्शंस हैं: एंजाइटी डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर्स, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। जैसे कि हम लोगों को पता है, DSM-4 में OCD को एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर रखा गया था, पर अभी DSM-5 में एक चेंज है कि OCD के नाम के एक इंडिविजुअल कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जिसको बोला जाता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। इसको चेंज इसलिए किया हुआ है कि जबकि एंजाइटी एक प्रोमिनेंट सिम्टम है ओसीडी का, पर ओसीडी में कुछ एक्स्ट्रा कोर सिम्टम्स भी है जो एंजाइटी डिसऑर्डर में बाकी किसी कैटेगरी के साथ उतना मैच नहीं करता। जैसे कि बार बार रिपीटेटिवली थॉट्स आना, जैसे सपोज क्लीनलीनेस ऑब्सेशन है किसी को, कि बार बार हमेशा थॉट आता है कि ये चीज खराब है, ये चीज अच्छा नहीं है, ये चीज क्लीन नहीं है, साफ नहीं है, और उसको कम करने के लिए वो कुछ ऐसे बिहेवियर्स करता है, जैसे बार-बार उसको साफ करना, बार-बार उस पे पानी लगाना, जिसको बोलते हैं हम कंपल्सिव बिहेवियर। तो ये दोनों थॉट्स और कंपल्सिव बिहेवियर, ये दोनों चीज़ें बाकी किसी एंग्जायटी डिसऑर्डर में नहीं देखी जाती हैं। इस वजह से DSM-5 में ओसीडी को एक सेपरेट कैटेगरी में लिखा गया है। Dash is a sensory experience that seems real to the person having it but occurs in the absence of any external perceptual stimulus. ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है जहां पे वो इंसान परसीव तो कर लेता है कि ये चीज है, बट एक्चुअली में वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये आई थिंक रिलेटिवली थोड़ा इजी है क्वेश्चन, क्योंकि ये सिम्टम बहुत ही ज्यादा पॉपुलरली देखने को मिलती है पेशेंट में। ये है हैलुसिनेशन। यहाँ पे जो चार ऑप्शंस हैं उसमें डिप्रेशन तो आप लोग पहले ही रूल आउट कर लेंगे, क्योंकि ये एक्सपीरियंस इससे कोई लेना देना नहीं है इसका। डिल्यूजन एक थॉट का प्रोसेस है, जैसे वो एक फिक्स्ड बिलीफ होता है और वो थॉट का डिसऑर्डर है, उसका सेंसेशन और परसेप्शन में उसमें सिम्टम्स नहीं आती। जो सबसे कंफ्यूजिंग दो ऑप्शन है यहाँ पे, वो होता है इल्यूजन एंड हैलुसिनेशन। इल्यूजन में क्या होता है, हम जो चीज परसीव करते हैं वो चीज एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, पर हम उसको थोड़ा डिस्टॉर्टेड वे में, थोड़ा टेढ़े तरीके से परसीव करते हैं। जैसे आप लोगों ने ना वो स्पाइरल देखा होगा, जो ऐसे राउंड राउंड करके होता है, थोड़ा ब्लैक और ग्रे शेड में। जब आप उसके सेंटर में देखना स्टार्ट करते हैं तो आपको लगता है कि वो पूरा स्पाइरली घूम रहा है, पर वो एक्चुअली घूमता नहीं है, वो एक ही जगह पे है। पर वहां पे डिफरेंस ये है कि इल्यूजन में वो स्पाइरल एग्जिस्ट तो करता है, हेलुसिनेशन में हमको लगता है यार वो एक प्लेन वॉल में हम लोग एक स्पाइरल परसीव कर रहे हैं, जबकि वो स्पाइरल एग्जिस्ट ही नहीं करता। दिस इज द मेजर डिफरेंस जो इल्यूजन और हेलुसिनेशन में है। अभी तीसरे क्वेश्चन पे, DSM-5 में बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर को कहाँ पे प्लेस किया हुआ है। जैसे हमने वहां पे ओसीडी के बारे में पढ़ा, जो ओसीडी का सिम्टम होता है, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर के सिम्टम से काफी मैच करता है। जैसे इसमें क्या होता है ना, वो पेशेंट आके आपको कंप्लेन करेगा कि मैडम मेरी नाक थोड़ी टेढ़ी है,
पर उसका नाक आपको सही लग रहा है, बट पेशेंट को रिपिटेटिवली थॉट आता है कि मेरी नाक थोड़ी गड़बड़ है और वो बार-बार उस थॉट को कंपेंसेट करने के लिए वो बार-बार मिरर के सामने जाके चेक करता है अपना फेस कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है। तो ये जो थॉट और ये रिपिटेटिव बिहेवियर ये दोनों ओसीडी के ट्रेट्स हैं। तो इसीलिए बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर को ओसीडी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर में प्लेस किया हुआ है डीएसएम-5 में। अभी फोर्थ क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डीएसएम-5 एंजाइटी डिसऑर्डर्स में कौन से डिसऑर्डर आते हैं? पहला ऑप्शन है डिप्रेशन, दूसरा सोशल फोबिया, तीसरा पैनिक डिसऑर्डर, चौथा जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, सोशल फोबिया ये तीनों एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। इन तीनों का प्रोमिनेंट और कोर सिम्पटम एंजाइटी है, पर डिप्रेशन एक अलग कैटेगरी है डिसऑर्डर्स का, मूड डिसऑर्डर्स का। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बी, सी एंड डी। अभी a sudden and extreme disturbance of memory in which individuals wander off, adapt a new identity, and are unable to recall their own past is known as what? ओके इस डिसऑर्डर में क्या होता है ना, इंसान अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ के सडनली एक जगह एक दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है और वो अपनी एक नई पहचान लेके अपनी नई जिंदगी स्टार्ट कर देता है। तो इसका जो आंसर है वो है डिसोसिएटिव फ्यू। डिसोसिएटिव अमनेसिया, हाइपोकॉन्ड्रियासिस एंड कन्वर्जन डिसऑर्डर इसके सिम्पटम्स इसमें नहीं आते, क्योंकि कन्वर्जन डिसऑर्डर में जो सिम्पटम्स होते हैं वो मोस्टली ये होता है कि आपका जो स्ट्रेस है वो आपके फिजिकल सिम्पटम में मैनिफेस्ट हो रहा है। जिससे इंसान का कंप्लेन ये होता है नॉर्मली कि वो बार बार बेहोश हो जा रहा है या फिर उसका कहीं पे पेन हो रहा है बहुत ज्यादा। स्ट्रेस के अवेयरनेस नहीं होती उस कंडीशन में, वो हमको इंटरव्यू के थ्रू निकालना पड़ता है कि इंसान को इस वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। उसके मैनिफेस्टेशन में ये सिम्पटम सारे देखने को मिल रहे हैं। हाइपोकॉन्ड्रियासिस में क्या होता है, पेशेंट हैज़ अ रिपिटेटिव थॉट कि उसको एक बहुत ही बड़ी बीमारी है, जिसके वजह से वो बार-बार डॉक्टर के पास जाता रहता है, चेक कराता रहता है, पर वो सैटिस्फाइड नहीं होता और किसी एक डॉक्टर को स्टिक नहीं करता। अभी यहाँ पे सबसे 2 कन्फ्यूजिंग ऑप्शन जो है वो है डिसोसिएटिव अमनेशिया एंड डिसोसिएटिव फ्यू। इसमें डिफरेंस ये है कि डिसोसिएटिव अमनेशिया में क्या होता है ना, वो इंसान वो स्ट्रेसफुल मेमोरीज़ भूल जाता है, पर वो अपनी आइडेंटिटी नहीं भूलता। उसके साथ जो हुआ था, वो जो टोटल इवेंट है, वो भूल जाता है, पर वो एक दूसरी आइडेंटिटी लेके, वो जो नई पहचान लेके एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करना, वो होता है डिसोसिएटिव फ्यूग में। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है, तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा इसमें। डिसोसिएटिव फ्यूग का ये प्रोमिनेंट सिम्पटम है कि एक नई आइडेंटिटी अडॉप्ट करके एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करना। अभी डीएसएम-5 में कितने एक्सेस हैं बेसिकली? तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि डीएसएम-4 में 5 एक्सेस हुआ करता था, जिनमें हमारे सारे डिसऑर्डर्स को डिवाइड किया गया था। पर डीएसएम-5 में वो मल्टी एक्सेल सिस्टम पूरा ही छोड़ दिया है। उसमें एक सिंगल एक्सेस में एक सिंगल लिस्ट में सारे डिसऑर्डर को लिस्ट किया हुआ है। तो इसमें सही आंसर होगा डीएसएम-5 हैड अबैंडन्ड मल्टी एक्सेल सिस्टम एंटायरली। अभी रोहित हैज़ कांस्टेंट वरी अबाउट हिज हेल्थ। उसने बहुत सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया है और रिएश्योर होने की बहुत ट्राई की है, बट एक छोटी से छोटी बुखार या फिर छींक या फिर स्नीजिंग फीवर, इन सब चीजों से भी उसकी टेंशन बहुत बढ़ जाती है कि उसको कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। आपको लग रहा है कुछ फैमिलियर जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है इसकी तरह? ये होती है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। जो हमने अभी बोला ना कि ये सिम्पटम होती है हाइपोकॉन्ड्रियासिस की, तो ये उसका एक केस है। ये पेशेंट बार-बार डॉक्टर के पास जा रहा है, उसको लग रहा है कि उसको कुछ मेजर इलनेस है, जबकि वो इलनेस डॉक्टर नहीं ढूँढ पा रहा, वो एक्सिस्ट ही नहीं करती। तो इसको जो डिसऑर्डर है वो है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। अभी ये एक स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चंस भी आते हैं, जिसमें आपको दोनों स्टेटमेंट में कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है या फिर दोनों सही या दोनों गलत वो लिखने होते हैं। पहला स्टेटमेंट है, "पीपल हू सफर फ्रॉम एनोरेक्सिया नर्वसा आर अफ्रेड ऑफ बिकमिंग फैट एंड दे बिंज इट एंड दे पर्ज फूड।" जिनको एनोरेक्सिया नर्वसा होता है, वो लोग हमेशा मोटे होने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और खुद से ही वॉमिट कर लेते हैं। स्टेटमेंट 2 में है, जिनको एनोरेक्सिया नर्वसा होता है वो फैट होने से इतना ज़्यादा डरते हैं कि अपना फूड इंटेक वो सीवियरली रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं और भूखे रहते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना है कि एनोरेक्सिया नर्वसा आता है हमारे ईटिंग डिसऑर्डर्स में। तो उस कंडीशन में और कोई डिसऑर्डर है क्या? और एक है बुलिमिया नर्वसा। तो ये जो दोनों सिम्पटम है, उसमें जो पहला कंडीशन है कि बहुत ज़्यादा खाना बिंज ईट करना और वो खाना निकाल देना,
वो होता है बुलिमिया नर्वसा का सिम्पटम। और ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, ये होता है एनोरेक्सिया नर्वसा का सिस्टम। तो यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट है, वो है स्टेटमेंट 2। तो द सही आंसर विल बी द स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स। अभी ये दोनों लिस्ट है जिनको हमको मैच कराना है। पहला है अगोराफोबिया, ज़ेनोफोबिया, एक्रोफोबिया एंड पायरोफोबिया। और ये इन उन चीज़ों की है जिसकी नाम है ये फ़ोबिया में। जैसे कि अगोराफोबिया का मतलब है पब्लिक प्लेसेस में जाने से वो इंसान को फ़ोबिया है, वो इंसान को डर लगता है। ज़ेनोफोबिया होता है फ़ोबिया ऑफ स्ट्रेंजर्स, जहाँ पे किसी अननोन इंसान से मिलने से, बात करने से उस इंसान को डर लगता है। एक्रोफोबिया इज़ फियर ऑफ हाइट्स एंड पायरोफोबिया इज़ फियर ऑफ फायर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है, ए का ऑप्शन मैच है 2, बी का है 1, सी का है 3 एंड डी का है सी का है 4 एंड डी का है 3। तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये थोड़ा डिफिकल्ट है और आप लोगों को इन फोबिया का नाम याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही रिपीटेडली आता है। अभी ये 4 फोबिया नहीं आएँगी तो इसके साथ जैसे हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, फियर ऑफ वाटर्स। तो इसके अलावा और कोई फोबिया का नाम भी आ सकता है, तो आपको इनका एक लिस्ट बना के आपके लिए अच्छा होगा, एक लिस्ट बना के उसको एकदम से याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत रिपीटेडली आते हैं। अभी एक एक इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन आती है जहाँ पे एक असर्शन होता है और एक रीज़न होता है। आपको ये बताना होता है जो पहला एक्सप्लेनेशन है वो सच है और वो दूसरे एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड है या नहीं है। पहला एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, adoption studies have demonstrated that schizophrenia is not influenced by genetic factors। एंड दूसरा रीजन है environmental conditions give rise to schizophrenic disorders। तो जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे ये बोला है कि जो हमारे अडॉप्शन स्टडीज है उन्होंने ये दिखाया है कि स्किज़ोफ्रेनिया में जेनेटिक फैक्टर का कोई कंट्रीब्यूशन होता नहीं है। बट दूसरे में बताया है कि एनवायरमेंटल कंडीशंस का कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसमें ना अगर आपने स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ा भी नहीं है तो एक बेसिक चीज़ है कि कोई भी मेंटल डिसऑर्डर ऐसा नहीं है जिसमें जेनेटिक फैक्टर बिल्कुल ही कंट्रीब्यूट नहीं करते। ऑलमोस्ट सारे में कुछ-कुछ कंट्रीब्यूशन होता ही है और स्किज़ोफ्रेनिया में आई थिंक सबसे ज़्यादा होता है जेनेटिक फैक्टर का कंट्रीब्यूशन। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है। और वैसे ही सिमिलरली एनवायरमेंटल कंडीशंस, हम जिस एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग पूरी हमारी ज़िंदगी बीतती है, हमको वो एनवायरनमेंट किसी ना किसी तरह से अफ़ेक्ट करता ही है। तो हर डिसऑर्डर में एनवायरमेंटल फैक्टर तो होता ही है। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ गलत है, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन ये सही होगा। इस तरह के बहुत सारे टेस्ट हमारे वेबसाइट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप लोग हमारे वेबसाइट पे जाके वहाँ पे मोर सर्विसेज़ पे क्लिक करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आप जब गूगल पे पावर विद साइकोलॉजी सर्च करेंगे, तो आपका ये पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे एक ऑप्शन है मोर सर्विस। आप लोग चाहें तो करियर काउंसलिंग के सेशंस के लिए और फैकल्टी हायरिंग, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हायरिंग और कुछ भी आपको जानना हो, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। बट जो हमारा काम है अभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का, उसके लिए हम लोग फ्री क्विज़ेस को अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पे जब हम फ्री क्विज़ेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे क्विज़ेस ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला हमारा जो टेस्ट था, ये था एब्नॉर्मल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी के ऊपर। यहाँ पे और एक टेस्ट है जो साइकोथेरेपी के ऊपर है। हम लोग वो स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपका नंबर देने से आप ये प्रोसेस आराम से कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट वैसे अवेलेबल हैं ऑलरेडी जिसको आप फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा बाकी बहुत सारे कोर्सेज़ सीयूईटी पीजी के लिए अभी स्टार्ट किया हुआ है। सीयूईटी पीजी के कुछ बुक्स भी हमने लॉन्च किया है अभी जो आप खरीद सकते हैं यहाँ से। हमारा प्रगति सीरीज़ अभी लॉन्च हुआ है, हमारा लक्ष्य बैच चल रहा है, सीयूईटी पीजी का क्रैश कोर्स भी चल रहा है। प्राइस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो आप लोग आराम से जाके वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं और आप लोग अगर मुझसे डायरेक्टली कुछ बात करना चाहते हो, तो आप लोग डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। आप लोगों को अगर इस सेशन के बारे में, इस टेस्ट के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, आपको कुछ बात करनी है एंट्रेंसेस के बारे में या फिर आप लोग मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पे अवेलेबल है और हमारे वीडियो के नीचे भी लिंक पे है, तो आप उस पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। आप टीम को बोलेंगे तो वो हमारी बातचीत करा देंगे उसमें।
और आप लोगों को अगर सीयूईटी पीजी के प्रिपरेशन के लिए बुक्स मटेरियल्स की ज़रूरत है या फिर फ्री मटेरियल्स की ज़रूरत है, वो हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। हमारा प्रगति सीरीज़ भी अभी लॉन्च हुआ है क्वेश्चन्स का, तो आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। प्राइसेज़ बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो आप प्लीज़ पावर विद इन साइकोलॉजी की वेबसाइट पे विज़िट कीजिए और आपको अगर कोई भी क्वेरी हो, आप लोग प्लीज़ रीच आउट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।